नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का 14 चैप्टर। पिछले लास्ट 2 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसका नाम है लोकगीत और काफी सारी बातें हम इस पाठ के बारे में जान चुके हैं कि क्या होते हैं लोकगीत और किस तरह से इन्हें गाया जाता है, कैसे कैसे अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोकगीत होते हैं और क्या डिफरेंस है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में। तो ये सारी चीजें हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मुझे लगता है काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर भी हो चुका है। एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं और जो होमवर्क दिया था वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया है। हैंड रेस करेंगे और जिसने किया है वो माइक लेकर फटाफट आंसर देगा। हमने यहाँ पर होमवर्क आपको 2 तरह का दिया था, यानी कि लास्ट सेशन जो था फर्स्ट जब हमने पढ़ना शुरू किया था तब हमने कहा था कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनके नाम आपने बताने थे। और उसके बाद जो दूसरा सेशन था उसमें हमने उत्तराखंड के अलग अलग जो दोनों मंडल हैं यहाँ पर कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं उसके बारे में हमने लिखने के लिए आपसे कहा था। तो देखिए यहाँ पर हमने लोकगीतों के बारे में बताया कि लोकगीत अपने लोच लोच यानी कि अपने लचीलेपन के कारण लचीलेपन के कारण, ताजगी के कारण, लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यानी कि उनमें एक लचीलापन होता है, उनमें लोकप्रियता होती है, यानी कि सब लोग जो कॉमन आदमी है, आम आदमी जो है, गांव घर नगर शहर का आदमी जो है वो लोक गीतों को पसंद करता है और इसी कारण उनमें एक ताजगी होती है और इसी कारण वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। तो शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया था कि इसके लिए गहन एक तरह से अभ्यास की जरूरत होती है और उसके बाद ही इसको सीख पाते हैं और इसको हर कोई नहीं गा सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा रियाज करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर हम शास्त्रीय संगीत सीख पाते हैं। लेकिन जो हमारे लोकगीत होते हैं वो बिल्कुल कॉमनली हमारे गाँव में, हमारे घरों के आसपास, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में गाए जाते हैं। और लोकगीत गाने के जो अवसर होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए थे कि लोकगीतों को हम अक्सर शुभ अवसरों पर गाते हैं या फिर किसी त्योहार पर या किसी फेस्टिवल पर या कोई जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज जो हमारे होते हैं कि इस टाइम पे हमें यहाँ पर इस तरह का लोकगीत गाना है तो उस पर हम लोकगीतों को गाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर काफी सारी बातें पढ़ ली थी लोकगीतों के बारे में कि किस तरह से लोकगीतों को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से गांव की जो महिलाएं होती है, यानी कि इनकी रचना भी ज्यादातर गांव की महिलाओं के द्वारा ही की जाती है, गांव के लोगों के द्वारा ही की जाती है। और कोई कोई जो लोकगीत होते हैं वो बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं, यानी कि उनमें वाद्य यंत्रों की भी जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी ढोलक, चिमटे, मंजीरे की जरूरत या कोई और भी म्यूजिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ जो लोकगीत होते हैं उनको केवल और केवल इस तरह से महिलाएं ढोलक और मंजीरे के साथ गाती है। और लोक गीतों के बारे में यहाँ पर हमने जो और आगे पढ़ा था उसमें हमने यहाँ पर जाना था कि किस तरह से जो अलग अलग जगह होती हैं, जैसे जो वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। असल में जो वास्तविक लोकगीत हैं वो देश के गांवों और देहातों में है और इनका सीधा संबंध जो देश की जनता होती है, देहात की जनता होती है, उससे होता है। और यहाँ पर कुछ जो लोकगीत मैंने आपको बताए थे जैसे चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, ये सब मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश और पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिले में गाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, आपको सारे उत्तर यहीं पर मिल जाएंगे, आपको पीछे बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत है। पंजाब में माहिया
और हीर रांझा, सोहनी माहीवाल आदि लोकगीत गाए जाते हैं। और साथ ही ढोला मारू जो है वो राजस्थानी लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हमने देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको जैसे क्लियर की कि ये देहाती गीतों की जो रचयिता होती है वो कोरी कल्पना के माध्यम से नहीं होती, यानी कि केवल कल्पना की जा रही है उससे गीत बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो गीत होते हैं, लोक गीत होते हैं, उनका किसी न किसी चीज से संबंध होता है, यानी कि रियलिटी पर बने होते हैं, रियल चीजों पर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया था हमने कि जीवन और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके जो राग होते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ, यानी कि अलग अलग चीजों से, जिस चीज से संबंधित है। अगर गाया जा रहा है, अगर सावन के महीने में गाया जा रहा है तो उसमें सावन की कुछ चीजें होंगी। अगर वसंत ऋतु के संबंधित में गाया जा रहा है तो उसमें वसंत ऋतु से संबंधित चीजें होंगी। अगर किसी शादी विवाह आदि के समारोह पे गाया जा रहा है तो उसमें वो सारी चीजें होंगी। तो इस तरह से बहुत सारी जो लोकगीत है वो क्या होते हैं, रियलिटी से कनेक्ट होते हैं, यानी कि रियल चीजों पर बने होते हैं। और यहाँ पर करहवा, बिरहा, धोबिया देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि लोक गीत जो है अक्सर अपने जो गांव होता है, गांव की ही बोलियों में गाए जाते हैं, यानी कि अपने उनका ये ऐसा नहीं है कि इनको हम हिंदी में गा रहे हैं। या ये क्या होते हैं लोकगीत, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में यहाँ पर आप पहाड़ पर जाएंगे, जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना जो एक बोली है, एक भाषा है, उसके टोन में चेंज आ जाता है, यानी कि बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। और ये जो आपके लोकगीत है ये भी कई तरह से अलग अलग टोन में, अलग अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर गाए जाते हैं, यानी कि लोकगीत जो है वो अपनी ही बोली भाषा में गाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर बताया था कि दूसरे प्रकार के जो बड़े लोकप्रिय गाने हैं आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं और ये चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता, ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, लास्ट में जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्नों के उत्तर करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी, वहां पर आपको समझ में आएंगी। तो जब उसने अपने महाकाव्य का बखान किया और उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने तरीके से गाया। देखिए यहाँ पर हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी कि अनंत संख्या अपने देश की स्त्रियों, देश में स्त्रियों के गीतों की है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर जो संख्या है वो क्या है, स्त्रियों के गीतों की है। स्त्रियां अपने तरह से गीत बनाती हैं और अपने तरह से जैसे यहाँ पर बताया है, तो ये गीत भी लोक गीत ही है, पर अधिकतर इन्हें औरतें गाती है। जो आपने देखा होगा महिलाएं कीर्तन करती है तो कुछ तो उसमें वो भजन गाती है, कुछ वो फिल्मी गीत गाती है और कुछ ऐसे गीत गाती है कि जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, जो उनके खुद के द्वारा निर्मित होते हैं। तो अनंत संख्या में देश में स्त्रियों के गीतों की है और ये गीत ही ये गीत भी लोकगीत ही है, परंतु इन्हें औरतें गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है, यानी कि एक तरह से इनका सृजन भी, इनको बनाती भी औरतें ही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, यानी कि जो पुरुष है, पुरुष गाने जो बनाते हैं उनकी भी संख्या कम नहीं है और गाने वालों की भी संख्या कम नहीं है। इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। यानी कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पर इस तरह से महिलाओं के गीत ज्यादा हैं, यानी कि इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि यहाँ पर जो स्त्री और पुरुषों के गीत है वो लगभग सेम है, लेकिन हमारे देश में काफी अंतर है। देखिए अब देखिए यहाँ पर कब गाए जाते हैं ये सारे गीत, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय। जब नदियों में नहाया जाता है तब भी
इन गीतों को गाया जाता है। नहाने जाते हुए राह पर, जब रास्ते में नहाने जाते हैं तब भी गीतों को गाया जाता है। विवाह के समय, जब विवाह हो रहा होता है तो उस समय पर भी मांगल गीत गाए जाते हैं, शगुन आखिर गाए जाते हैं। मटकोड़ ज्योनार के समय, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जब शादी के समय या जब होता है कि संबंधी लोगों से, आपस में जो मित्र होते हैं उनको गाली के रूप में ये गीत गाए जाते हैं। एक तरह से कोई बुरा नहीं मानता इन गीतों का, लेकिन ये गाना शुभ माना जाता है, अच्छा होता है कि वो आपस में इससे प्रेम बना रहता है, आपस में इससे क्या होता है, मेल जोल बना रहता है। जन्म आदि के अवसरों पर, जब बच्चे का जन्म होता है या नामकरण होता है या जनेऊ संस्कार होता है, उस समय पर जो स्त्रियां अलग अलग गीत गाती हैं, इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, इन अवसरों पर आज से ही नहीं, प्राचीन काल से वे गाती रही है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास ने भी अपने गीतों में महिलाओं के इन गीतों का हवाला दिया है। DIC रिखनीखाल, बच्चे रीडिंग करेंगे आप? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट कीजिए। नारियों के गाने साधारणतः अकेले ही गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता। फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वह बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती है, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूर्व की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की। कोई और बच्चा? देखिए, जिसको पढ़ना आता है वो नहीं पढ़ेगा, जिसको पढ़ना नहीं आता है वो पढ़ेगा। बॉयज में से कोई, जिसको पढ़ना आता है वो नहीं पढ़ेगा, जिसको नहीं आता है वो सीखेगा, वो पढ़ेगा। पढ़ना सबको आता है लेकिन सब घबराते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। कहाँ पे पढ़ रही थी? स्तरीय ढोलक की मदद से स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर। यस, सही पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए, चलिए। यस, अधिकतर उनके गाने के साथ। यस, सही पढ़ रहे हैं बच्चा। आप थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा जोर से पढ़िए और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश कीजिए। उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का, रिपीट कीजिए, गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन। गुजरात का एक
परी ने प्रकार का परी प्रकार का दलीय गायन। दलीय मतलब क्या होता है? दल मतलब ग्रुप, जिसको हम ग्रुप में डांस करते हैं। गरबा आपने सुना है ना गुजरात के गरबे के बारे में, जो नवरात्रों में भी किया जाता है या अलग अलग जो उनके फेस्टिवल होते हैं या कोई शुभ अवसर होता है तो उस समय पर वो गरबा करते हैं वहां पर। और ये अकेले नहीं होता, ये किसमें होता है? दल में होता है, ग्रुप्स में होता है। चलिए कोशिश कीजिए बच्चा पढ़ने की। गरबा है जिसे, जिसे पढ़िए आगे पढ़िए। यस, विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। चलिए पढ़िए, कोशिश कीजिए आगे क्या लिखा है। यस, कोशिश कीजिए बच्चा। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी कि गाने के साथ डांस भी चलता रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल है गुजरात का गरबा, जिसमें गाना और डांस एक साथ चलता है, जिसे वो एक विशेष घेरा बनाती है। यानी कि महिलाएं अपना ट्रेडिशनल, एक तरह से अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, जो उनका वहाँ का पहनावा है उसे पहनती हैं। फिर वो डांडिया लेती हैं, यानी कि 2 स्टिक्स वो लेती हैं लकड़ी, और उसके बाद वो गोल गोल घेरे में घूमती हुई गरबा करती है और साथ ही उन लकड़ियों को भी इस तरह से बजाती रहती है, आपने देखा भी होगा। और इससे क्या होता है, इसमें गाना और नाच दोनों साथ में चलते रहते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है और सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। देखिए, है तो ये मुख्य रूप से गुजरात का फेमस, लेकिन अब ये ऑल इंडिया यानी कि पूरे भारत में फेमस हो चुका है। अब आप देखेंगे कि जब भी नवरात्रे होते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं वो भी गरबे का आयोजन करती हैं, जहां पर पूरे 50 या 20 इतने बड़े बड़े ग्रुप्स में जो महिलाएं होती हैं वो इस तरह से अपने कपड़े पहनती है, ट्रेडिशनल जो उनके ड्रेसेस होती हैं वो पहनती हैं, और उसके बाद वो डांडिया या गरबा खेलती है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। रसिया जो ब्रज में होली के समय पे आपने देखा होगा, ब्रज की होली जिसमें रसिया नाच किया जाता है, रसिया नृत्य किया जाता है, और विशेष तौर पर स्त्रियां इसको करती हैं। गाँव के गीत वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी कैसे हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। जो यहाँ का एक तरह से गांव का जो जीवन होता है, देखिए शहर में लोगों के पास इस तरह के चीजों के लिए समय बहुत कम है, या एक तरह से कहे तो है ही नहीं, क्योंकि सुबह से शाम तक उन्हें सिर्फ काम करना होता है और एक तरह से इतना मेल जोल लोगों में नहीं होता। या फिर अगर कोई फेस्टिवल भी होता है तो अपने घर के अंदर ही लोग मनाते हैं या अपने रिलेटिव्स को बुला लेते हैं। लेकिन गाँव में इस तरह का जो माहौल होता है ये थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए आप देखेंगे गांव की होली, गांव की दिवाली या गांव का जो भी फेस्टिवल होता है वो बिल्कुल चहल पहल से भरा होता है, उत्साह से भरा होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, लास्ट 3 सेशन से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और काफी चीजें हम इससे समझ चुके हैं। और आपका होमवर्क जो है, किस किस ने होमवर्क किया था, किस किस ने ये लिखा है उत्तराखंड के और पूरे देश के जो लोकगीत है उनके बारे में? किसी ने लिखा है? किसी ने भी नहीं लिखा होमवर्क? तो चलिए आज फिर से आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आधे से ज्यादा तो आपके इसी चैप्टर में है और बाकी आप इंटरनेट से देख सकते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। आजकल हर जगह हर तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है।
तो आप होमवर्क में सबसे पहले तो भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी राज्यों के लोक गीतों के बारे में लिखेंगे, और उत्तराखंड के जो लोकगीत है दोनों जो हमारे मंडल है उनमें। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर केवल हमने प्रश्न दिए हैं और उसके बाद पीछे हमारे इसके आंसर्स भी हैं, उत्तर भी हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे इस निबंध से, निबंध में लोक गीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उल्लेख कीजिए। निबंध में लोक गीतों के किन किन पक्षों की चर्चा की है, बिंदुओं के रूप में उल्लेख कीजिए। लोक गीतों के किन किन पक्षों की यहाँ पर चर्चा की है। लास्ट 3 सेशन से हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, 3 सेशन हो गए हैं, और जितने बच्चे मुझे लगता है अभी है ये पूरे 3 सेशन से यहाँ पर है, लगातार पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा की गई है निबंध में लोक गीतों के। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लोक गीतों के बारे में बताया है कि लोक गीत जो होते हैं वो लचीले होते हैं और साथ ही क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। और उसके बारे में बताया है कि यहाँ पर ग्रुप्स में, समूह के रूप में, बड़े बड़े दलों के रूप में ये गाए जाते हैं। गाँव में ज्यादातर, देहात में ज्यादातर ये फेमस होते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो देखिए आप अपने मन में इसका उत्तर बनाइए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो भी दूंगी, और आप रफ कॉपी ले सकते हैं तो आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। रफ नोटबुक में जितना भी आपको लगता है कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो इसको उतार भी सकते हैं आंसर को। अगला है हमारे यहाँ पर स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ पर स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, कौन कौन से गीत होते हैं हमारे यहाँ पर स्त्रियों के। अगला है निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो मुझे तो लगता है कि सबको कभी ना कभी लोकगीत सुनने का मौका जरूर मिला होगा, क्योंकि हम सब एक तरह से समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारे, कई बार हम शादी विवाह में जाते हैं, कई बार हम और फंक्शंस में जाते हैं या कोई सामूहिक कार्यक्रम जो होते हैं उनमें जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लोकगीत सुनने का मौका जरूर मिलता है। तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। काफी सारी विशेषताएं हमने यहाँ पर पढ़ी है, तो आपको जो लगता है कि आपने जो सुनी है वो आप बता सकते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं और इस वाक्य का अर्थ क्या है, पाठ को पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमने लगभग जो सारी चीजें हैं वो हमने बिल्कुल पढ़ ली है। अब हम यहाँ के इसके उत्तर पढ़ते हैं कि क्या क्या उत्तर है। देखिए यहाँ पर हमने कहा निबंध में लोक गीतों के पक्ष में कौन कौन सी चर्चा हुई है, कौन कौन से बिंदु यहाँ पर दिए हैं लोक गीतों के विषय में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने बताया था कि लोक गीतों के प्रकार, यानी कि ये जितना हमारा भारत है, जितने राज्य हैं, यहाँ पर उतने तरह के अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है। और लोकगीतों में महिलाओं का योगदान तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो गीत है, अभी अभी हमने यहाँ पर बताया, ज्यादातर जो गीत है हमारे भारत में वो महिलाओं के गीत हैं, उन्हें महिलाएं ही गाती है, महिलाएं ही रचती है। तो इस तरह से महिलाओं का योगदान है। और लोक गीतों की लोकप्रियता बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, फेमस है, क्योंकि आम जनता से जुड़े हुए हैं, आम जनता के गीत है। जैसे कि लोकगीत का अर्थ ही है जनता के गीत। ठीक है। अगला है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। क्या बताया था हमने लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर, कि लोकगीत बहुत ही लचीले होते हैं, बहुत ही आसानी से आप उनको गा सकते हैं। अगर कोई ग्रुप आपका गा रहा है और 3-4 बार आपने सुन लिया है तो आप एक बार में ही उन्हें रिपीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा रियाज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत आसानी से हमारे मुख पर वो चढ़ जाते हैं। अगला है लोकगीत का महत्व। लोकगीत का महत्व यहाँ पर बताया है कि कब कब हम लोकगीतों को गाते हैं, क्या क्या एक तरह से क्या रीजन है कि हम इन्हें अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह से गाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। अब देखिए
यहाँ पर हमने बताया था कि हमारे यहाँ लोकगीत है और इन्हें स्त्रियां किन किन अवसरों पर गाए जाते हैं, यानी कि कब कब इन्हें गाते हैं। तो देखिए, लोकगीतों को हम विवाह के विभिन्न रीतियों पर गाए जाने वाले, विवाह जब होता है तो विभिन्न अलग अलग रीतियों पर, जैसे मंगल स्नान अगर हो रहा है तो उस समय पर उस तरह का गीत गाया जाएगा, कन्यादान अगर हो रहा है तो कन्यादान में उस तरह का गीत गाया जाएगा, या एक तरह से अलग अलग विवाह के जो विभिन्न रीतियां होती है, तरीके होते हैं, उन अवसर उस टाइम पे अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। बच्चे के जन्म पर गीत गाए जाते हैं, बच्चे के नामकरण पर गीत गाए जाते हैं, स्नान के रास्ते पर जब गंगा स्नान करने जाया जाता है, क्योंकि गंगा स्नान का भी अपना एक अलग महत्व है, तो गंगा स्नान के लिए जब जाया जाता है, गंगा स्नान करते समय, गंगा स्नान के लिए जाते वक्त रास्ते में ये सारे गीत गाए जाते हैं। और देखिए, नदियों और खेतों पर गाए जाने वाले गीत, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब रुपाई की जाती है आषाढ़ के महीने में, ज्येष्ठ आषाढ़ के समय में रुपाई जब की जाती है खेतों में, तो आपने देखा होगा कि वहां पर महिलाएं, देखिए उसमें भी ग्रुप होते हैं, आपको दिखेगा कि खेत में 10-15 महिलाएं जो है वो धान के पौध की रुपाई कर रही है, और उसी बीच वहां पर जो गीत है वो गाया जा रहा है, साथ साथ में रुपाई के साथ साथ गीत भी गाया जा रहा है। तो नदियों में, खेतों पर गाए जाने वाले गीत। और दूसरा, सगे संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, आपने देखा होगा शादी विवाह के समय में एक तरह से बहुत ज्यादा कोसा जाता है, अगर लड़के वाले लड़की वाले जो है लड़के वालों को गीत गीत में गाली देते हैं और लड़के वाले लड़की वालों को, तो इस तरह से क्या होता है, प्रेम युक्त गालियां ये होती है, यानी कि इससे क्या होता है, आपस का प्रेम बढ़ता है। जब हम, क्योंकि ये ऐसा बंधन है विवाह की, इसमें केवल दो लोगों का ही ये बंधन नहीं है, इसमें पूरा परिवार जुड़ता है, इसमें दो परिवारों के लोग जुड़ते हैं आपस में। तो एक तरह से इस प्रेम युक्त बंधन को, इस जान पहचान को बढ़ाने के लिए ये सारे गीत गाए जाते हैं। और बिहार के सोहर लोकगीत, बिहार के जो सोहर लोकगीत है, और देखिए पंजाब के अपने अलग है, राजस्थान के अपने अलग है, हर राज्य के लोकगीत अपने अलग अलग हैं, और ये अलग अलग अवसरों पर इनको गाती हैं यहाँ की महिलाएं। लोकगीतों की क्या क्या विशेषताएं हैं? जीआई से रेखनिखाल, लोकगीत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं लोकगीतों की? गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चे, हमने यहाँ पर अभी तक चैप्टर अपना जो लोकगीत है वो लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न है कि लोकगीतों की विशेषता बताइए। तो अभी तक क्या क्या आपने समझा है लोकगीतों के बारे में? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आई है? क्योंकि आप लोग मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, और लास्ट 3 सेशन से आप लोग लगातार क्लास को अटेंड कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लोकगीतों की विशेषताएं। मैम, इसको शादी में दल में गाते हैं। यस, शादी में भी गाते हैं, और मैम इसे अलग अलग त्योहारों में गाते हैं। यस, देखिए सबसे पहले तो हमने इसको बताया था कि जब भी कोई फेस्टिवल होते हैं, जैसे आपने कहा त्योहारों पे, अलग अलग त्योहारों पे हम इसको गाते हैं। कभी आपने देखा होगा उत्तरायणी का जब मेला होता है, या बैसाखी जब होती है, तो तब भी हम अलग अलग तरह से इनको गाते हैं। और फिर शादी विवाह के समय। तो देखिए, लोकगीत जो है उनकी विशेषताएं हैं कि सबसे पहले इनका जो संगीत होता है या इनके जो बोल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं, यानी कि हमने बताया था कि इनमें क्या होता है, एक लीच होती है, यानी कि लचीलापन इनमें होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये मामूली सी हल्की सी चीजें, कभी तो ये बिना किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के गाए जाते हैं, और कभी अगर गाए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ तो वो भी बहुत ही सामान्य से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ढोलक, मंजीरा, करताल। ठीक है, इनमें बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। जीआईसी रेखनिखाल, बैठ जाइए बच्चा, बैठ जाइए। यस, तो इस तरह से हमने यहाँ पर
काफी सारी चीजें पढ़ी कि शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा इसको गाने के लिए हमें ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बहुत सारी रियाज की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इनमें बहुत ज्यादा ताजगी होती है और ये किसी भी ऐसे नहीं होते कि हमने कल्पनाओं से बनाए हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी से या हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और ये आम जनता के गीत माने जाते हैं, क्योंकि इसीलिए तो इसको लोक गीत कहा है। लोक गीत अर्थात जनता के गीत। ठीक है, और यहाँ पर सबसे मेन जो है वो है कि ये समूहों में गाए जाते हैं, एक तरह से ग्रुप्स में गाए जाते हैं। और हर भाषा, हर राज्य, हर गांव, हर नगर का अपना लोकगीत होता है। इनके अपने अपने लोकगीत होते हैं। तभी तो आपने देखा कि अलग अलग जगहों के जो लोकगीत होते हैं उनकी जो बोलने की जो भाषा होती है, क्योंकि वो अपनी बोली में अपने लोकगीतों को बनाते हैं, अपनी बोली में अपने लोकगीतों को गाते हैं। और देखिए, गायक और श्रोतागण के मन में ये उमंग और उत्साह भर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। पाठ में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों के उत्तर आप घर पर लिखें। घर पर इस चैप्टर को 1 से 2 बार पढ़िए और जो होमवर्क दिया गया है उसे कीजिए और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस कीजिए। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।